तो सेकंड टॉपिक है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हमने देखना है कि वो क्या चीज़ है। तो अब याद करें कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंटीग्रल देखा था टोटल एनर्जी का, वो ये था कि आप गिवन डेंसिटी ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पर यूनिट वॉल्यूम, आप वो स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें अगर उस उन पार्टिकल्स की एनर्जी के साथ, और आप टोटल इंटीग्रेट कर दें उन पे एन डायमेंशंस में। हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंडम जो डायमेंशन यूज़ करे थे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करे थे, एन एक्स एन वाई एन जी थी। तो उस उन स्पेस में अगर आप एनर्जी टोटल कैलकुलेट करनी चाहें, तो आप जीरो से लेके एन मैक्स तक, रेडियस तक आपको इंटीग्रेट करना होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को, तो आपके पास आ जाती है टोटल एनर्जी। अगर आप इसमें दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करें या देखें, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो एनर्जी है वो यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी, पार्टिकल इन बॉक्स हम ट्रीट करे थे, फ्री पार्टिकल इन बॉक्स, 3 डायमेंशन थी हमारे पास। तो एनर्जी किसी भी क्रॉसपॉन्डिंग एन के लिए ए स्क्वायर एन स्क्वायर और 8 ml स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट, और इस रिजल्ट से आपने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से एन, आप एन को सेपरेट आउट कर लिया, तो बाकी आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। तो मैं इसमें असल में कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो हमारे पास ये सारा इंटीग्रल एन में था, उसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एप्सिलॉन में। ठीक है, एनर्जी के टर्म में। तो लास्ट डी एन जो रह जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ इसका इंटीग्रेट कर, इसका डिफरेंशियल लो एन का, तो डी एन आपके पास ये बच जाएगा। ठीक, तो एप्सिलॉन ये ई, और 1/2 एप्सिलॉन ई इंटू डी एप्सिलॉन। तो ये अब हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन की है मैंने, ये जो वेरिएबल्स चेंज किए हैं, अगर मैं दोबारा इस इंटीग्रल में पुट करूं, और चूंकि ये इंटीग्रल आपको याद है कि ये हमारे पास इंटीग्रल जो था टेम्परेचर जीरो पे था, तो ये टेम्परेचर जीरो पे है, मैंने एक्सप्लिसिट इसमें मेंशन यहाँ पे कर दिया। जो टेम्परेचर जीरो पे आप इस सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन डीजनरेट फिल्म में गैस की, वो ये होगी। ठीक है, जीरो एप्सिलॉन एफ, और यहाँ पे एप्सिलॉन, और आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म है, और डी एप्सिलॉन है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो ये टर्म है, जिसकी एक नाइस इंटरप्रिटेशन है, और ये है द क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स, द नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो एक एनर्जी, एक यूनिट ऑफ एनर्जी क्रॉसपॉन्ड कितनी नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट हैं, एक यूनिट ऑफ एनर्जी क्रॉसपॉन्ड कितने नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है, मैंने इसको दोबारा एक्सप्लिसिटली लिख लिया है यहाँ पे। यहाँ पे एल स्क्वायर है, इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लें इस होल रूट से, तो ये एल स्क्वायर और स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एल क्यूब। एल क्यूब हमारे पास होता है वॉल्यूम। और तो ये मेरे पास आ गया जीई, और ये जीई हमारे पास है, यही फैक्टर जिसको मैं कह रहा हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसमें इसमें प्रोपोर्शनैलिटी है वॉल्यूम क्रॉस, और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन बॉक्स में जो अलग फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डायमेंशन बॉक्स, उसमें ये उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। ठीक, तो ये आपको ये शो कर रही है कि इसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं आपके पास स्क्वायर रूट एप्सिलॉन के, स्क्वायर रूट एप्सिलॉन के। तो आप इसका ग्राफ ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो ये विद एनर्जी विद एप्सिलॉन, ये आप ये ग्राफ देख सकते हैं। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉक्स। लेकिन अगर आप अमूमन तो ऐसा लेटेस्ट में नहीं होता कि हम सारे वो जो फ्री पार्टिकल डील नहीं कर सकते उसमें, जो मेटल में आपके पास है, तो ये अच्छी अप्रोक्सीमेशन होगी। लेकिन अगर आप उनके लेटिस की जो इंटरेक्शंस हैं मेटल में वो भी शामिल करें, तो आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फंक्शन कुछ अलग नज़र आएगा। लेकिन ये है कि आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है इनमें, फ्री है टोटली, और थ्री डायमेंशन में उनका जो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो ये है, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो टर्म है ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है, कि आपको नजर लगता है कि शायद डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एप्सिलॉन एफ भी नीचे है,
एप्सिलॉन एफ भी नीचे मौजूद है, तो इसमें भी एन मौजूद है। लेकिन ये वाली जो है, ये वाला रिजल्ट आपको वाज़ेह तौर पे बताता है कि जो जी है वो इजिकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, और उसके एप्सिलॉन के साथ बेसिकली रिलेशन ये है। द आइडिया ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैन बी अप्लाइड टू अदर सिस्टम एज वेल। तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, सिर्फ इसी पे ही आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन इन गैस, सिर्फ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक और भी आपके पास एसेंस है, ये वो ये है कि आपने अगर ये देखना हो कि इस इतनी एनर्जी क्रॉस पॉइंट, ये एनर्जी इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, इतनी एनर्जी क्रॉस पॉइंट आपके पास कितनी नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, तो वो ये होंगी। तो ये आपको इंटीग्रेट करना होगा, ये एरिया कैलकुलेट करना होगा, इतनी एनर्जी कॉरस्पॉन्ड इस इंटरवल के अंदर इतनी नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, आपको ये भी यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। द आइडिया ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैन बी अप्लाइड टू अदर सिस्टम एज वेल। और और इसके बारे में एक अच्छी आपके पास बात ये है, नाइसिंग इज दैट डिटरमिनिंग जी इज प्योरली अ प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप जब जी को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये टोटली टोटली आपके पास क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी। आप ये देखें, हमने जो डील किया है वो पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो ये हमारे पास फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स है, वही शूटिंग इक्वेशन से भी आप यही रिजल्ट निकालते हो, जो एनर्जी हमने निकाली है वो आप शूटिंग इक्वेशन से और निकालते हो, इसी इसी तरह से निकालते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा शॉर्ट तरीका इख्तियार किया है। लेकिन बेसिकली इसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स है, तो उसी से हमें जी मिला है। तो जी आपने कैलकुलेट करना हो तो टोटली आपके पास क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी, और आपने कोई इसमें जो थर्मल इफेक्ट्स और टेम्परेचर को काउंट नहीं करना। लेकिन जब आपको एक मरतबा जी मिल गया है, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स को साइड पे रखें, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप कंसंट्रेट करें इसमें थर्मल फिजिक्स पे। ठीक है, तो पहले आपके पास जी जब आपको एक्वायर करना है तो आपको क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको जी मिल गया है डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो फिर आपके पास थर्मल, ये प्रॉब्लम थर्मल फिजिक्स की है। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन गैस एट टेम्परेचर जीरो वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप इंटरवल अगर कि इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, अगर आपने वो देखनी हो तो आपको गिवन एनर्जीज के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस इंटरवल के लिए। तो अगर आपको टोटल चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दो उसको जीरो से लेके एप्सिलॉन एफ पे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है। तो जीरो से लेके एप्सिलॉन एफ पे अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि यही सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं। तो अगर आप ये फिर हैं वो आपके पास सिंगल पार्टिकल ही एक स्टेट में एक ही स्टे कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप सिंगल पार्टिकल स्टेट्स गिन लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लें, वो बात एक ही है। तो लेकिन ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो जीरो टेम्परेचर पे है। तो अब अगर आपके पास टेम्परेचर जीरो नॉन जीरो है तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर हम ये करेंगे कि हर स्टेट की जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हर स्टेट के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जी ई डी ई आ गया, तो साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी, तो ये बताया कि इस स्टेट की जो नंबर ऑफ पार्टिकल फिल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इस स्टेट की फिल होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे, और चूंकि ये हमारे पास फिल्मी गैस है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी फिर में डार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बेसिकली एफ डी है, डी एफ नहीं है। तो फिर में डार्क डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हमारे पास, वो पुट करोगे तो अब आपको ये नॉन जीरो टेम्परेचर पे बता देगा कि नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स क्या हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो बिल्कुल आप इसी तरह से करोगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट नॉन जीरो टेम्परेचर, तो आपके पास यहाँ पे जी ई आ गया, जी डी ई, और ये देखें साथ एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास है ये यू है, ये है यू। ठीक है, तो द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट नॉन जीरो टेम्परेचर, क्या आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट किया है विद एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एप्स जी जो है हमारे पास किस तरह से हेल्प कर रहा है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करने में। और जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, आपने याद रखना है कि ये आपके पास फंक्शन जो बना ही इंटीग्रेट होने के लिए है, तो इसकी खुद इतनी नहीं है, आपको बिहेवियर तो शो करेगा, लेकिन आपने जब इसमें से कोई थर्मो पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं थर्मोडायनेमिक थर्मल फिजिक्स में, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
तो जब आप ये मेरे पास जो ग्राफ है, ये ग्राफ है जो मैंने बताया, फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, 3 डायमेंशन का जो इलेक्ट्रॉन गैस है, जो आप इंटरेक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हो उसकी, जीरो टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर जीरो पे आपके पास, ठीक है, टेम्परेचर जीरो पे है ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसे ही आप इसको इसके साथ नॉन जीरो टेम्परेचर लेते हैं तो आपको इसको इस साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिल्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फिल्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास नॉन जीरो टेम्परेचर के लिए अप्लाई हुआ है, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे आपके पास जो वो कर्व है जी एफ की, जी ई की, वो फॉल करती है। जबकि अगर आपके पास ये ना होता, अगर आपके पास टेम्परेचर डिपेंड ना होती, तो देखें शार्प डिक्लाइन है, ये शार्प डिक्लाइन है। तो यहाँ पे सीधी जो नंबर ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाते हैं। और अगर आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो हो, तो जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि वो उसकी फिल्म एनर्जी एट ज़ीरो टेम्परेचर पे आपके पास केमिकल पोटेंशियल और फिल्म एनर्जी बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने ज़ीरो टेम्परेचर नॉन ज़ीरो किया है, जो कि आपको ये नज़र आ रही है कर्व ये वाली, नॉन ज़ीरो टेम्परेचर के लिए, तो फिर ये इक्वल नहीं है। म्यू टी डज नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ। वो क्यों इक्वल नहीं है वो देखते हैं अभी। लेकिन आप यहाँ से ये नोट करें कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है आपके पास, तो ये देखें ये ग्राफ है, शार्प डिक्लाइन है, और इस केस पे म्यू और फिल्म एनर्जी इक्वल है, यानी केमिकल पोटेंशियल फिल्म एनर्जी इक्वल है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास ये बिहेवियर नज़र आता है, जो कि है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एनर्जी नाउ ड्रॉप्स मोर ग्रेजुअली ओवर अ विड्थ ऑफ फ्यू टाइम्स के टी। तो ये आपके पास जो विड्थ है ये फ्यू टाइम्स के टी है, तो ये उसमें ग्रेजुअली फॉल करेगा। तो इसकी वजह क्या है? वजह बेसिकली कि हमने देखा था कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो हो, और ये प्रॉब्लम 12 में भी आप एक्सप्लिसिटली देख चुके होंगे, at temperature 0, the probability of state above mu being occupied is the same as the probability of state the same amount below mu being occupied, unoccupied। ठीक है, ऑक्यूपाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर आपके पास जीरो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी है अनऑक्यूपाइड स्टेट की और ऑक्यूपाइड स्टेट की बिल्कुल बराबर होगी, वो आपको हाफ हाफ मिलेगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा फिल्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आप जीरो टेम्परेचर पुट करें तो आपको प्रोबेबिलिटीज हाफ हाफ मिलती हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट अबव म्यू being occupied is the same as the probability of a state the same amount below mu being unoccupied। ठीक। लेकिन अगर आप ये सपोज करें कि म्यू कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर आप इंक्रीज करें और म्यू कांस्टेंट ही रहे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें जीरो से तो म्यू आपके पास कांस्टेंट रहे, तो फिर होगा इस तरह से कि अब अगर आप जो पार्टिकल ऐड करते हैं जिनकी एनर्जी आपके पास म्यू से आपके पास ज़्यादा है, पार्टिकल अगर आपने ऐड किए जी ज़्यादा है, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो लोअर स्टेट की, जो पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल लोअर स्टेट है उनकी प्रोबेबिलिटी से। तो अगर ये ऐसा होता कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी म्यू आपके पास कांस्टेंट रहता, तो आप देखते कि नंबर ऑफ स्टेट जो हैं राइट हैंड साइड पे, पोटेंशियल के राइट हैंड साइड पे, ये देखिए कट लगा हुआ है, पोटेंशियल के राइट हैंड साइड पे ज़्यादा हो जाती एज कंपेयर टू द केमिकल पोटेंशियल के लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप अबव केमिकल पोटेंशियल डाल रहे हैं इस रीजन में, वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ चेंज ना होता, यही रहता, तो फिर आपके पास जो ये वाली नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो फिर होता ये कि आप जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो ज़्यादा होते उनसे जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें। लेट से आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए दो और यहाँ पे आपने ऐड किए तीन, तो ये नॉनसेंस आपके कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें दो और यहाँ पे निकल रहे हैं तीन। तो इस तरह से आप, तो फिर अगर ऐसा पॉसिबल ऐसा होता तो हम सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करके ही
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज कर सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन हम खुद ही पैदा करना शुरू हो जाते। तो इस नॉनसेंस से बचने के लिए फिर लाइक वो क्या करते हैं, केमिकल पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो टेम्परेचर के साथ आपके टेम्परेचर के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ जब चेंज होता है तो वो इस चीज़ को अकाउंट करता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं आप एक जगह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल की लोअर स्टेट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हाई स्टेट पे डाल रहे हो वो बराबर है। केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना कि मेथडलॉजी तो है, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, और इसका आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकली एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है, जो पूरा जो हमने ट्रीटमेंट किया है अभी तक, पिछला लेक्चर मिला लो और अब का लेक्चर, वो हमने किया 3 डायमेंशन के लिए। ठीक, तो अब अगर आपको यही ट्रीटमेंट करना पड़े 2 डायमेंशन के लिए तो फिर क्या करोगे?